नमस्कार, आपका बात 25 में स्वागत है। तो बात 25 में आज बात कर लेते हैं कि भारत में जो हाइड्रोजन ट्रेन चलाने की जो प्रोजेक्ट चल पड़ा है, ट्रेन का इनॉग्रेशन भी हुआ है और उसके साथ में उसका उद्घाटन होने के साथ में हमारे देश के बुद्धिजीवियों ने, जिन्होंने कभी यानी कि प्रभास जोशी जैसे बुद्धिजीवी महान पत्रकार ने कंप्यूटरीकरण का मजाक उड़ाया था। तो ये जो परिपाटी है भारत में, एक तो व्यापार को गाली देने की, एक उद्यमियों को गाली देने की और समाजवाद की पूजा करने की, और फिर दुनिया भर की कॉस्ट बेनिफिट से परे जाके, मतलब टेक्निकल और फाइनेंशियल एनालिसिस से परे जाके, यानी कि जब आपको कंप्यूटर के बारे में मालूम नहीं है, उसके ऑफ टैप के बारे में मालूम नहीं है, उसकी आगे की परिस्थितियों के बारे में कोई आपको अनुमान नहीं है, एक जीरो किस्म का अनुमान नहीं है, तो आप किस आधार पे जो है वो कंप्यूटरीकरण का विरोध कर रहे हैं। जो नेता लोग उस समय कंप्यूटरीकरण की बात कर रहे थे, उनको कंप्यूटर वाला छोरा बोल रहे हैं। तो हमारे देश की जो बुद्धिजीवी है, उनकी जो समझ नहीं है और मुख्य रूप से विज्ञान और टेक्नोलॉजी में कोई जानकारी नहीं है, उसके ऊपर उसके विरोध में चलने की बड़ी बुरी आदत है। तो वो सिर्फ बुद्धिजीवियों तक ही तो नहीं रह जाएगी। देश में बहुत सारे ऐसे तबके हैं जो अपने आप ही स्वतः ही भाई वंदे भारत पे पत्थर पड़े, मतलब इनको मालूम नहीं है कि नया जब डेवलपमेंट हो रहा है, नई मशीन बन रही है, इनमें से ज़्यादातर लोगों ने किसी वर्कशॉप में पैर तक नहीं रखा होगा, किसी मशीन के नए मशीन के निर्माण, हाँ घर का निर्माण कराया होगा, लेकिन वो कितनी भी कोशिश कर ले, क्या पहली बरसात के अंदर इधर उधर से एक कमरा दो कमरे में बारिश का पानी नहीं आया था। तो ये विरोध की जो एक आदत है, अर्थहीन आधारहीन विरोध, वो हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में शुरू हो गया। भाई विरोध क्या चालू हो गया, पत्थर मार दिए गए हैं। अब ये पत्थर मारने में जो ये तिलचट्टा ब्रिगेड का जो उत्पात चल रहा है दिल्ली में, उसका भी तो रोल होगा ही, क्योंकि वो सब एक ही जो है ना वो गुट से आते हैं। वो ही तिलचट्टा गुट है, उसके कई तरह के नाम है, कई आयाम है। तो एक महाशय ने जो एक लेख लिख दिया है कि ये जिंद से सोनीपत क्यों चला रहे हैं। भाई वहाँ पे आसान है चलाना, इसलिए चला रहे हैं। और पहले भी कई बार जो जब गाड़ियों की शंटिंग होती है, 50 कारण से शंटिंग होती है, तो उसके अंदर शंटिंग के लिए कभी कोई डीजल इंजन जो है वो अगर उसको खींच के ले जा रहा है वंदे भारत ट्रेन को, तो उसमें भी मजाक उड़ गया। मतलब ये काम इसके अंदर मुख्य रूप से जो तथाकथित बुद्धिजीवी अपने को मानते हैं, वामपंथी, वो सबसे आगे है। मतलब कि जब पार्लियामेंट में पानी चुआ, नई पार्लियामेंट में सबसे अधिक उन्होंने गालीबाजी की, और वंदे भारत में कोई पानी टपक गया किसी एक आध ट्रेन में, नई ट्रेन थी और अभी कई समस्याएं नए प्रोजेक्ट में होती है, इनको कुछ हवा तो है नहीं, तो उसमें भी गाली पड़ गई। तो जब प्रभास जोशी जैसे महान पत्रकार और बुद्धिजीवी बिना विषय की जानकारी के लिए इतना जहर घोल सकते हैं, मतलब ये जहर ही कहा जाएगा ना। अगर श्रीमान प्रभास जोशी अभी जीवित होते तो उनको पता चलता कि कंप्यूटरीकरण ने जो है समाचार पत्रों और मैगजीन यानी कि पूरे के पूरे कम्युनिकेशन यानी कि उसकी दुनिया में और अखबारों के छपने में, उसके डिजाइन के होने में, ऑनलाइन पत्र का वो होने में कितनी दुनिया बदल गई है। लेकिन बिना सोचे समझे विरोध करना हमारे देश के बहुत सारे, जिसमें मुख्य रूप से अपने आप को बुद्धिजीवी मानते, उनमें है। तो ऐसा तो है नहीं कि हर जगह, मतलब ये फ्यूल टेक्नोलॉजी, इसकी कॉस्ट, कुछ लेख हैं जो उसमें ऊट पटांग 5-5-6 गुना कॉस्ट बता रहे हैं। कहते हैं भाई इलेक्ट्रिक ठीक है। भाई इन लोगों को ये मालूम नहीं था कि कितनी देर से भारत की रेलवे पुराने खचड़े किस्म के डब्बे और बोगियां और चेसिस यूज कर रही थी। हमने तो नए अभी देखे हैं, 7-8 मतलब 4-5 साल पहले जब ये वंदे भारत ट्रेन आई है। पहले क्यों नहीं हुआ भी? पहले कुछ कारण होगा था ना, नहीं हुआ। अब भारत ने जो है वो रॉकेट, प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र में रॉकेट कंपनी बन गई है।
पहले 10-12 साल पहले एक कंपनी थी, अब कई सैकड़ों में हो चुकी है, कोई कहते हैं 200 या 400 हो चुकी है। तो उसमें भी बताया जा रहा है कि इसमें इसरो का नुकसान हो गया, यानी कि कोई जो जो टेक्नोलॉजी है वो किसी एक संस्थान की मिल्कियत है। भाई संस्थान की मिल्कियत है, उस देश की भी मिल्कियत है, और वहाँ पे जो काम करने वाले उनकी भी मिल्कियत है। तो जिन्होंने स्काई रूट बनाई है, सब लोग स्काई रूट मतलब इसरो में काम करने वाले सब लोग उद्यमी नहीं बन सकते, सबकी वो दृष्टि नहीं हो सकती और आवश्यक भी नहीं है। जो उद्यमी बने हैं उनकी अपनी इच्छा है, उनकी अपनी निपुणता है, उनकी अपनी समझ है, उनकी अपनी रिस्क टेकिंग है। तो खैर, हाइड्रोजन 3 जो है वो जो भारत में चलेगी, तो वो चलेगी सिर्फ डेजिग्नेटेड उन रूट पे जहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ है, और वो हेरिटेज के स्थल हैं जहाँ पे डीजल इंजन अगर लगाए जाएंगे तो बहुत सारा पॉल्यूशन होगा, और इलेक्ट्रिफिकेशन की कॉस्ट बहुत अधिक है। और भारत में एक ऐसा देश है जिसमें इलेक्ट्रिफिकेशन करीब करीब 95% के ऊपर ट्रैक में हो चुका है। तो इसको एक एक्सपेरिमेंट के रूप में तो ये देख ही नहीं रहे, क्योंकि इस तरह की वैज्ञानिक दृष्टि तो इनके पास में तो है नहीं। इनको तो मात्र विरोध करना है, और देखिए विरोध हर विषय में, आधारहीन तथ्यहीन विरोध पिछले 10-12 साल में जो बढ़ा है उसकी तो कोई सीमा ही नहीं। मतलब इस देश में तो मतलब ये कि ये टेक्नोलॉजिकल एक इनोवेशन है, एक नया क्षेत्र है। और ऐसा नहीं है कि दुनिया में कहीं पे हाइड्रोजन की ट्रेन चल नहीं रही है, जर्मनी में चल रही है, 1000 किलोमीटर की उससे चल रही है। भाई भारत जब अपने जो रॉकेट जो है वो दुनिया की जो कॉस्ट है, एक फिल्म हॉलीवुड की फिल्म की कॉस्ट के हिसाब से चंद्रयान भेज सकता है। इसका मतलब हमारे पास में वो जो है वो कम कीमत में बड़े काम करने की क्षमता है ना। तो जो वो रॉकेट के क्षेत्र में हो गई, और जो एक तरह से देखा जाए तो डिफेंस के क्षेत्र में हो गई, ये सब मिले जुले क्षेत्र है, तो इसमें क्यों नहीं होगी। तो इन लोगों को आगे क्या होने वाला है, किस तरह के परिवर्तन होने वाले हैं, हाइड्रोजन सेल में भी परिवर्तन होने वाले हैं, बैटरीज में भी परिवर्तन होने वाले हैं, और कई तरह के कॉस्ट जो है ना वो रिडक्शन होने वाले हैं। भाई जब सोलर प्रोजेक्ट लगे थे तो एक एक यूनिट पे नए प्लांट लगाए गए थे 16-16, 17-17 रुपए की पर यूनिट की कॉस्ट पे। आज कितने पे लग रहे हैं? आज बड़े बड़े प्लांट जो है वो 2-2.25 रुपए के उस पे लग रहे। तो ये परिवर्तन और ये टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की इनको हवा नहीं है, इनको सिर्फ विरोध करना है। और विरोध करने के मुख्य कारण जो है क्षमा कीजिएगा, मुख्य कारण जो है वो आइडियोलॉजिकल और राजनीतिक है। और विद्वानों में तो वामपंथियों की भरमार है। भाई वो वामपंथियों के अलावा कोई विद्वान या कोई लेखक या कोई पेंटर हो कह सकता है? ये कम से कम इस भारत में नहीं हो सकता, दूसरी जगह तो होती है। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो है, मतलब इसमें कुल मिला के मैं तो मोटा मोटा ये समझाना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा टेक्निकल में उसमें जाएंगे, हाइड्रोजन सेल कैसे होता है, कैसे वो जो है ना वो इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट बनाता है, फिर उसके बाद मोटर चलेगी। तो कुल मिला के बात ये कि ये जो अंध विरोध का जो एक भारत में विशेष रूप से टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और हर परिवर्तन के क्षेत्र में, भाई राजनीतिक परिवर्तन हो गए, परिवारवादी सत्ता से बाहर हो गए, तो बहुत सारे लोगों को ये पसंद ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो डिजिटाइजेशन हो रहा है, भाई ये बात ठीक है कि करप्शन रुका नहीं है, क्योंकि करप्शन तो जड़ों में है। तो जड़ों में है तो धीरे धीरे जाएगा ना, नई पौध लगेगी जब जाएगा। पुरानी पौध को आप उखाड़ नहीं सकते, उसमें जो जहर भरा हुआ है। और भी बहुत सारे कारण है कि एक बार जो सरकारी नौकरी में वो घुस गया उसको कोई निकाल नहीं सकता, माइकल लाल। तो मुख्य बात, अगर हम जो तकनीकी क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन हैं और भारत की जो विशिष्टता है कि बड़ी जटिल टेक्नोलॉजी को और प्रोजेक्ट को अन्य देशों की तुलना में विभिन्न कारणों से जो है वो कम कीमत में उसको स्थापित करने की, उसको चलाने की क्षमता है, तो वो भारतीय इंजीनियर्स के अंदर है। अब ये सारे के सारे जो है ना, मैं कभी उसमें कहना नहीं चाहता, मतलब इनको टेक्नोलॉजी की समझ नहीं है, फैक्ट्री में पैर रखा नहीं है, एक बोल्ट और नट कितने तरह के होते हैं वो उनको मालूम नहीं है, वो टेक्नोलॉजी पे ज्ञान दे रहे हैं बैठ करके।
तो भैया तो बीमारी है ना, ये बहुत बड़ी बीमारी है। और भारत को पीछे रखने में इस तरह का सोच एक मुख्य कारण रहा है। वो अखबार में पत्रकार इस तरह के लेख लिखते हैं तो बहुत सारे लोग उससे प्रभावित होते हैं। नई पौध जो है वो नए लोग प्रभावित होते हैं, जो है कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो उससे तैयार होते हैं। भाई हिंदू में किस तरह के लेख छपते हैं, उसी को तो पढ़ पढ़ करके जो है ना इतने सारे ब्यूरोक्रेट इस देश में बने हैं। तो उनकी फिर कैसी समझ है और क्या वो करते रहे ये सामने आ रहा है ना। भाई इतने सारे उसके बाद में भी एक एक सरकारी नौकर, छोटे से मीडियम दर्जे के सरकारी नौकर के यहाँ से 30-30 40-40 करोड़ निकल रहे हैं। ये समस्या है। ये समस्या आज की तो थोड़ी है नहीं। ये ठीक है कि पहले जो 1000 का प्रोजेक्ट होता था वो अब 10,000 का हो गया, 5,000 का हो गया। तो बहुत सारे लोग, सरकारी तंत्र के लोग उसमें मालामाल हो रहे हैं, लेकिन वो क्या करें, सिस्टमेटिक फेलियर है। तो यहाँ इन सब बातों के बाद भी, उपरांत भी, जो स्काई रूट की कंपनी स्थापित हो गई और इसरो से जो उद्यमी मानसिकता के लोग थे उन्होंने निकल करके नई नई बड़ी कंपनियां बना दी। वो सिर्फ भारत में ही काम नहीं करेंगे, वो दुनिया का काम करेंगे। यानी कि भारत में अभी जो भी कुछ हो रहा है वो दुनिया के अंतरिक्ष क्षेत्र का कार्य है। मतलब ये कंपैरिजन कर रहा हूं मैं, वो 2% है। भारत में रेलवे का नेटवर्क बहुत बड़ा है, उसमें कितने सारे परिवर्तन कितने दशकों तक नहीं हुए, ट्रैक के कारण नहीं हुए, क्योंकि किसी को ध्यान ही नहीं था। और भी बहुत सारे कारण थे, क्योंकि ये जो एक कॉम्बिनेशन होता है कि ठीक है आपको प्राइवेट सेक्टर को, निजी क्षेत्र को, तो वो तो 200 मतलब आप समझिए ना कि 50 साल तो हमने उसी में बर्बाद कर दिए। समाजवाद के सांप न, समाजवाद का सांप आज भी गले में लटका हुआ है। और ये जिस तरह के भी नेगेटिव जो लेख लिख रहे हैं, पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी हैं, कवि हैं, पेंटर हैं, एक्टर हैं, फिल्म निर्देशक हैं, वो सबके गले में समाजवाद का सांप पड़ा हुआ है। तो हाइड्रोजन जो है वो ट्रेन यहाँ से वहाँ क्यों नहीं चलाई? अरे भाई समझ लेंगे, सारी अकल तुम में ही आ गई। भाई कुछ लोग, उन लोगों को, उस क्षेत्र के जो विशेषज्ञ उनके लिए भी छोड़ दो। भाई ये ठीक है कि आपकी उसमें जानकारी है, आप कोई उसके अंदर समझ रखते हैं, सिर्फ आधारहीन और नंगा विरोध। भाई पत्थर क्यों पड़े? किसी देश में ऐसा हुआ है कि वहाँ पे नया आविष्कार हुआ है या कोई बढ़ोतरी हुई है, कोई बेहतर इक्विपमेंट सामने आया? वंदे भारत ट्रेन चमचा तक चली हो रही है, पहले भुजी भुजी सी ब्राउन कलर की ट्रेन चल रही थी, तो उस पर पत्थर पड़ गए। और इस पे जो है वो हाइड्रोजन ट्रेन पे पत्थर पड़ गए। यानी कि कोई भी नया काम हो, कोई इनोवेशन हो, कोई नवाचार हो, तो उसको गाली देने के लिए और उसको पत्थर मारने के लिए हमारे यहाँ लोग बैठे हुए हैं। बड़े बड़े बुद्धिजीवी से लेकर के और भी बहुत सारे पत्थर मारने वाले भी बैठे हुए हैं। तो मोटे मोटे हमने ये बात की कि ये जो है वो ट्रेन कोई हैवी डेंसिटी ट्रैफिक में नहीं चलेगी। इसका एक एक्सपेरिमेंटेशन है और इस देश को ये करना चाहिए, क्योंकि इतने सारे क्षेत्र में हमने कभी कोई बहुत आगे बढ़ के काम किया ही नहीं। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन हमने कब स्थापित किया था? उसका क्या हुआ? मतलब हम संस्थान तो लगा दिए, बड़ी बड़ी मशीनें आ गई, लेकिन वहां पे सारे निकम्मे लोग भर लिए। एचएमटी क्यों बर्बाद हुई? अपने समय के साथ परिवर्तन नहीं हुआ। यहाँ लोग रो रहे हैं कि एचएमटी जो है वो देश का धन थी, और जो कोई प्राइवेट सेक्टर है वो तो जो है वो क्या कहते हैं, प्राइवेट है, वो देश का नहीं। अरे भी कैसे नहीं है? वो इतने सारे लोग काम कर रहे हैं बाहर में, इंडिविजुअल, और वो रेमिटेंस भेज रहे हैं, वो भी तो देश का कर रहे हैं और देश का नाम कर रहे हैं बाहर जा कर के, और बाहर के प्रोजेक्ट कर रहे हैं। लेकिन बाहर के प्रोजेक्ट भारत वाले कैसे लें? हैं मोदी जी फलाने का, अडानी अंबानी व्यापारियों का जो है वो क्या कहते हैं, वो उनका गुणगान क्यों करते हैं? उन्होंने टाटा के उसके ऊपर लेख क्यों लिख दिया? क्योंकि माननीय श्री जवाहरलाल नेहरू तो टाटा को सिर्फ चाय पीने मिला रहे थे, और टाटा थोड़ा सा ज्ञान देने की कोशिश करते थे, पंडित जी खिड़की की तरफ जा खड़े हो जाते थे और टाटा समझ जाते थे कि भाई अब चल दो, चलने का टाइम आ गया है। बॉस का मूड नहीं है कुछ सुनने का। बॉस पूरे के पूरे समाजवादी थे, फैबियन सोशलिज्म। उस फैबियन सोशलिज्म ने 50 साल में भारत का क्या हाल किया है, ये हमारे साथ है कि 1991 में जा कर के
हमको गर्दन मरोड़ करके IMF ने फिर ये लिबरलाइजेशन ये करना पड़ा, उनको समझाया। लेकिन इसके उल्टे टीके सारे के सारे लगाए जा रहे हैं जिन्होंने ये मजबूरी में काम किया। चाहे जो है वो ठीक है, प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव, लेकिन वो किस किस उसको कर रहे थे। जब प्रधानमंत्री बने, जब सर पे आ गई, जब बाहर से जो लोन लेना था वो नहीं मिला, लोन इसी कीमत पे मिला कि आप लिबरलाइजेशन करोगे, क्योंकि आप फिर लोन को सर्विस ही नहीं कर पाओगे। तब उस मजबूरी में किया गया। उसमें वित्त मंत्री, ऑक्सफोर्ड में पढ़े हुए वित्त मंत्री को बता दिया सब इन्हीं कारण हुआ है। अरबी कहाँ हुआ है? वो भी, उनके भी तो गले में समाजवाद का सांप पड़ा हुआ था। तो खैर, आज भी जो कोई भी नवाचार हो रहा है, कोई भी नई चीज़ हो रही है, उसको जी भर के गाली देने से लेकर के पत्थर मारने तक जो है वो ये बताता है कि ये समाजवाद का सांप आज भी हमारे गले में पड़ा हुआ है। ये कब तक रहेगा, ये भारत के बुद्धिजीवियों और नेताओं पे निर्भर करता है। तो हमने बात की कि हाइड्रोजन ट्रेन भारत में आने वाली है, लेकिन उनका एक लिमिटेड रोल है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में एक नई चीज़ भारत कर रहा है, लगातार कर रहा है, चाहे वो डिफेंस के क्षेत्र में हो, चाहे वो अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में हो, और भी दूसरी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके अंदर हो। जैसे कि आप देखिए कि मेडिसिन में तो भारत दुनिया की जो उसका एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग, जो रियल मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें हम पीछे रह गए हैं, क्योंकि समाजवाद का सांप हमारे गले में पड़ा हुआ है। हम उसको हार मान रहे हैं, हम उसको गुलाब का हार मान रहे हैं कि इसमें से सुगंध आएगी और हमें दिमाग में कुछ नई नई चीज़ें आएंगी, लेकिन ऐसा कहीं दुनिया में नहीं हुआ है। तो हमें आशा है कि ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात पच्चीसी को सब्सक्राइब करें, लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात पच्चीसी की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।